हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इक्वेशन विज़ार्ड। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 1 की। अभी तक हम चैप्टर 1 में जो पढ़ चुके थे उससे आगे का आज हम पढ़ने वाले हैं और हम देखने वाले हैं वेरियस फोर्सेस एक्टिंग इन आवर फिजिक्स। तो सबसे पहला फोर्स जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स आज के लेक्चर में। बट उससे पहले देख लेते हैं फोर्स होता क्या है, फोर्स की क्या डेफिनेशन है। कभी भी किसी भी बॉल को अगर हमें थ्रो करना है तो वी नीड फोर्स। हमें उसे जमीन पर रोल करना है, देन वी नीड फोर्स। हमें उसे ब्रेक डाउन करना है, देन ऑल्सो वी नीड फोर्स। That means whenever we need to push, whenever we need to roll, whenever we need to throw, whenever we need to break down anything, फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जिसकी वजह से हम वर्क डन कर पाते हैं। वैसे तो फिजिक्स के अंदर आइजैक न्यूटन ने एक बहुत अच्छा सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिया फोर्स का, बताया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट न्यूटन ने सेकंड लॉ के अलावा एक और लॉ दिया जिसको हमने बोला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशन फोर्स होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। कभी भी हवा में किसी भी बॉल को ऊपर फेंकने के बाद बॉल जिस फोर्स की वजह से नीचे आती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसकी वजह से मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है वो होता है ग्रेविटेशन फोर्स, और जिसकी वजह से अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है उसको भी बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। हम ग्रेविटेशन फोर्स को हमेशा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करता हुआ पाएंगे। वैसे हम ग्रेविटेशन के अलावा बहुत सारे फोर्सेस को फिजिक्स में पढ़ते हैं, जैसे बॉयंसी फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, बट यहाँ पर हमारा फोकस ग्रेविटेशनल फोर्स पे ही है। तो जल्दी से देखते हैं हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या डेफिनेशन लिखी है। और उससे पहले हमने दो मास को कंसिडर किया है, मास नंबर 1, मास नंबर 2, जो आपस में एक डिस्टेंस r से अपार्टेड है। हमने दो मास कंसिडर किए, मास 1, मास 2। इनकी दोनों के बीच के आपस की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, द म्यूचुअल एट्रैक्टिव फोर्स, इन दोनों के बीच में काम करने वाला एट्रैक्टिव फोर्स। ध्यान रहे इनके बीच में कौन सा का फोर्स काम कर रहा है, एट्रैक्टिव फोर्स। द म्यूचुअल एट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। वो प्रोपोर्शनल किसके है, F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास 1 एंड मास 2 of their masses and inversely proportional to distance between of them का square। क्या कह रहा है, the mutual attractive force is directly proportional to the product of their masses m1 dot m2 and inversely proportional to the square of their distance। ठीक है, अगर हम इसको एक साथ लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, F is directly proportional to m1 dot m2 divided by r square। और जैसे ही हमें प्रोपोर्शनैलिटी इंडेक्स खोलेंगे तो एक नई टर्म निकल कर आई है G, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 to the power -11। कुछ बुक्स में इसकी डेफिनेशन भी दे रखी होगी, वो भी निकाल सकते हैं। बट G इज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आया समझ में सबको, बहुत इजी है, बहुत क्विक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज समथिंग जिसकी वजह से ये मार्कर यहाँ अभी नीचे फोर्स, क्योंकि मेरा हाथ रखा हुआ है ना, अभी रुका हुआ है, अगर मैं इसे हटा दूं तो ये गिरेगा। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स। क्या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये बहुत ही लॉन्ग रेंज में काम करता है एंड डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरवीनिंग मीडियम। इसको काम करने के लिए किसी भी इंटरवीनिंग मीडियम की जरूरत नहीं है। और दूसरा, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। ये काम करने वाला जितने भी हमारे नेचर में फोर्स हैं उसमें इसकी वैल्यू यानी कि उसका जो आउटकम निकल कर आएगा वो वीक है, सबसे ज्यादा वीक फोर्स है। इसके बाद देखते हैं अपना अगला फोर्स। आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसा नाम में लिखा है, दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स व्हिच एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, उनके बीच में काम करने वाला एक एट्रैक्टिव फोर्स। अभी हमने दो मास के बीच में काम करने वाला एट्रैक्टिव फोर्स पढ़ा था, वो हमने क्या कहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में काम करने वाले फोर्स को क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही है। क्या है, चलिए देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज नंबर Q1 एंड चार्ज नंबर Q2
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, यानी कि F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट। हमने क्या किया था वहां पे, ऑफ देयर मास प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनके बीच की डिस्टेंस R का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेम ग्रेविटेशन में किया था, प्रोपोर्शनलिटी इंडेक्स खोलेंगे तो क्या आएगा, K डॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, F इज इक्वल टू, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या हुआ हमारा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में काम करने वाला वो फोर्स जो उनके चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिवाइड बाय उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेम ऐसे ही था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर फ्रिक्शन फोर्स किस कैटेगरी में जाएगा, बॉयंसी फोर्स किस कैटेगरी में जाएगा। ये सारे फोर्सेस एक्सेप्ट न्यूक्लियर एंड एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल, आई रिपीट, इस पूरी फिजिक्स में हम न्यूक्लियर यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके टाइम पे जो इन मैटर के बीच में जो काम करेगा, इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर छोड़ दें, अगर हम कैपिटल G ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में जो फोर्स लगता है वो, और न्यूक्लियस पे लगने वाला फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स को छोड़ दें, तो पूरी फिजिक्स में सारे के सारे जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। आई रिपीट, प्लीज इसको ध्यान से समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिजिक्स में हम जितने भी फोर्स पढ़ेंगे एक्सेप्ट न्यूक्लियर एंड एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ईच एंड एवरी फोर्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर सॉरी, इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसी की तरह ये फोर्स भी हमारा लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज आल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है हमारा, दो पार्टिकल्स के बीच में काम करने वाला लॉन्ग रेंज फोर्स, और इसको भी किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। इट ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है। बट ये जो हमारा फोर्स होगा ये हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो क्या लिखा है, इट इज वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में काम करने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसकी डेफिनेशन Q1 डॉट Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। फिजिक्स में पढ़ने वाले सारे फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेप्ट न्यूक्लियर एंड ग्रेविटेशनल। ये ग्रेविटेशनल से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग, और इसको भी काम करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रांग एज वेल एज वीक। अब हम देखने वाले हैं अपना तीसरा नंबर का फोर्स, जिसका नाम है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, मतलब न्यूक्लियर के बीच में काम करने वाला स्ट्रांग फोर्स। पहले ये देखते हैं कि न्यूक्लियस में होता कौन कौन है। देखो सबको पता है न्यूक्लियस के अंदर एक साथ होते हैं प्रोटॉन जिनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक होते हैं न्यूट्रॉन जिनके ऊपर होता है कोई भी चार्ज नहीं, है ना। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर दो तरीके के पार्टिकल होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन जिनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन जिनके ऊपर होता है कोई भी चार्ज नहीं। और बाहर कौन होते हैं, बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के बाहर। तो इस न्यूक्लियस के बीच में दो एलिमेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में काम करने वाला ऐसा फोर्स जो इनको बांधे रखे, उसको बोला हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बट ऐसा क्या हो रहा है ये देखते हैं। देखो जब भी लाइट यानी कि आपने मैग्नेट को देखा, अगर हम मैग्नेट के पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स को पास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव पोल्स को लेकर आओगे तो उनके बीच में होगा रिपल्शन। तो यहाँ पर दो पॉजिटिव, एक प्रोटॉन और एक और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, यानी कि एक यहाँ भागेगा तो एक यहाँ भागेगा। इनके बीच में काम करने वाला फोर्स कौन सा हुआ, रिपल्सिव इन नेचर। वो रिपल्सिव है, वो अट्रैक्टिव नहीं है, जैसा कि हमने ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा। यानी कि दो लाइक पार्टिकल्स के बीच में काम करने वाला फोर्स इज रिपल्सिव, और इस लाइक पार्टिकल्स के साथ यहाँ पर कौन है, न्यूट्रॉन जिनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। बट इन रिपल्सिव फोर्सेस से भी ज्यादा वाला फोर्स जो प्रोटॉन को रिपल्शन से रोके, वो है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या है डेफिनेशन, एज पर द कूलम्ब्स लॉ रिपल्सिव फोर्स विल एक्ट बिटवीन लाइक चार्ज पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियस विल बिकम अनस्टेबल। मैंने बताया ना,
दो सेम कैटेगरी के चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव के बीच में काम करने वाला फोर्स होता है रिपल्सिव, और वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसकी वजह से हमारा पार्टिकल फट जाना चाहिए, बट ऐसा होता तो नहीं है ना। कभी सुना है कि पार्टिकल फट गया? ऐसा कभी नहीं होता है। बल्कि इस पार्टिकल्स के बीच में, दो प्रोटॉन के बीच में भी इनको बांधे रखने के लिए एक फोर्स काम करता है, उसी को हम नाम दे रहे हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर का। डेफिनेशन क्या है? दिस इंडिकेट्स दैट सम स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स, ये तो रिपल्सिव है, बट इस रिपल्सिव के अगेंस्ट में कौन होता है? अट्रैक्टिव। दैट इंडिकेट्स सम स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट एग्जिस्ट which helps in binding proton and neutron। सही बात है ना। हमने क्या कहा? हमने कहा पार्टिकल के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन सारे बाहर हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में काम कर रहा है रिपल्सिव फोर्स, लेकिन रिपल्सिव फोर्स है तो ये इधर भागना चाहिए, इधर भागना चाहिए, यानी कि हमारा न्यूक्लियस ही खराब हो जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, फट जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। हम इस रिपल्सिव फोर्स के बावजूद भी एक ऐसा एट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे हुए हैं। द चार्ज इज इंडिपेंडेंट फोर्स नोन एज न्यूक्लियस फोर्स। इस चार्ज को, जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में काम करने वाले इंडिपेंडेंट फोर्स को, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स को हमने कहा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक बात है। हमारे पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, प्रोटॉन प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को जो बांधे रखता है, उनके बीच में अट्रैक्शन कंटिन्यूस रखता है, उसको बोला हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड दिस इज 100 टाइम स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सच में ये हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से भी 100 टाइम ज्यादा एक्स्ट्रा है। As this exists within the nucleus and it's having very strong range। एक तो छोटी जगह में काम कर रहा है ना, न्यूक्लियस के अंदर है, रेंज भी ज्यादा है, कम है मतलब न्यूक्लियस के अंदर, और इसके काम करने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बहुत ज्यादा है। अब जल्दी से देखते हैं हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या कह रहा है। चलिए जल्दी से देखते हैं हमारा लास्ट फोर्स, जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अभी हमने क्या देखा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग इसलिए था क्योंकि वो रिपल्सिव फोर्स से भी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स था, जो हमारे पार्टिकल्स को बांधे रख रहा था। और ये वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ये कुछ टाइम पे काम करता है, यानी कि उस टाइम कुछ क्रिटिकल कंडीशंस में काम करता है, जब एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से कुछ चीजों को एमिट करे। उसके अंदर कौन सी चीजें हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो उन प्रोसेस में जहां पर वो इन चीजों को एमिट कर रहा है, तो जो काम करता है फोर्स, उसको बोला हमने वीक न्यूक्लियर फोर्स। डेफिनेशन क्या कह रही है? देखो, इट अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस। कुछ ही निश्चित न्यूक्लियर प्रोसेस हैं, उनमें काम करेगा, जैसे कि बीटा डिके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, यानी कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के बीटा डिके के टाइम पे जो फोर्स काम कर रहा है, उसको हमने कहा न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये क्या होता है? मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है इसकी, देखो जरा। बीटा डिके इज द प्रोसेस वेयर एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ट्रांसमिट एंड इजेक्ट्स पार्टिकल्स टू बिकम मोर स्टेबल। कोई भी एक अनस्टेबल पार्टिकल है, वो स्टेबल बनने के लिए, स्टेबलाइजेशन की तरफ जाने के लिए, अगर अपने अंदर से कुछ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव हैं, या इलेक्ट्रॉन को एमिट करे, ठीक, इनमें से किसी भी एक को एमिट करे और स्टेबलाइज्ड हो जाए, तो उसको बोला हमने, यानी कि इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंच जाए, तो उस टाइम पे काम करने वाला फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए, इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को पूरे 11th एंड 12th में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर समझ में नहीं भी आया तो कोई चिंता का विषय नहीं है। क्या लिखा है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, इट ऑल्सो एक्ट्स इनसाइड द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। बिल्कुल ठीक बात है। स्ट्रॉन्ग भी हमारा इंडिविजुअल न्यूक्लियस के अंदर काम कर रहा था, ये भी इंडिविजुअल न्यूक्लियस के अंदर काम करेगा। दिस इज इवन शॉर्टर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर पूरे के पूरे इस रेंज में दो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स की तरह काम कर रहा था, तो ये उससे भी छोटा है, यानी कि ये इसकी जो रेंज है, ये उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी कम है, और पार्टिकल्स को मिनिमाइज करने के लिए ये काम करेगा। क्या है? द वीक फोर्स इज मच वीकर देन द स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियस फोर्स बट इट इज स्टिल स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आएगा। हमने कहा था ना हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट है नेचर में, ये वीकेस्ट रहेगा, तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ? वीक न्यूक्लियर। उससे ज्यादा कौन हुआ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, है ना। अब एक कंपैरेटिव चार्ट देखेंगे जिसमें हम सारे के सारे फोर्सेस की स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। जल्दी से देखते हैं ये। चलिए अब जल्दी से इन चारों फोर्सेस का एक कंपैरिजन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है और इस टेबल में मैंने चारों फोर्सेस को लिखा है, वो भी उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ के क्रम में। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो सबसे ज्यादा ऊपर, जो उससे कम स्ट्रॉन्ग वो उससे नीचे, जो उससे कम स्ट्रॉन्ग वो उसके नीचे, और जो सबसे कम स्ट्रॉन्ग वो सबसे नीचे। तो एक एक करके समझ लो। एक क्विक रिकैप। पहला फोर्स कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कहां काम करता है? विद इन द न्यूक्लियस। कब काम करता है? जब दो सेम चार्ज यानी कि लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोटॉन्स को रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद भी जो अट्रैक्टिव फोर्स बांध के रख रहा था वो था हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इसकी स्ट्रेंथ को बोला हमने 1, राइट। और उसकी रेंज क्या थी? वेरी शॉर्ट। कहां काम कर रहा था? विद इन द न्यूक्लियस। मोड ऑफ ऑपरेशन क्या हुआ? एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इनसाइड अ पार्टिकल, जहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। ठीक है, हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रेंथ 1, रेंज बहुत शॉर्ट न्यूक्लियस के अंदर, और एलिमेंट्री पार्टिकल जिन पे काम करता है वो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और उसके बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। इस पे काम नहीं करता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है। अगला फोर्स कौन सा हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो लगता कहां पर है? दो चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर। ये हमारा इससे ज्यादा इससे थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है। मैं लिखा 10⁻⁻², यानी कि 1/100। अगर ये 1 है तो ये होगा 1/100। ये इनफाइनाइट होता है एंड चार्ज पार्टिकल्स पे काम करता है। याद है ना, F = K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। दो पार्टिकल हमारे Q1 और एक और Q2, इनके बीच में इनको बांधे रखने वाला अट्रैक्टिव फोर्स। अगला क्या देखा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। कहां काम कर रहा था? विद इन द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से हम लोग अनस्टेबल कंडीशन से स्टेबल कंडीशन की तरफ जा रहे थे। इसकी स्ट्रेंथ कितनी हुई? 10⁻⁻13, यानी कि -13 टाइम छोटा इससे। सोच लो कितना छोटा हो गया। अगर ये 1 है तो उसका भी 1/10⁻13, इसको ये भी लिख सकते हैं 1/10⁻13 टाइम्स छोटा इससे। वेरी शॉर्ट, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर काम कर रहा है, इससे भी शॉर्ट डिस्टेंस पे काम कर रहा है। और एलिमेंट्री पार्टिकल जनरली बीटा डिके ऑफ रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स। बताया था ना मैंने। लास्ट कौन सा बचा हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल हमारे यूनिवर्स में मैक्रोस्कोपिक में यही फोर्स पढ़ने वाले हैं, न्यूटन ने दिया था। ये सबसे वीकेस्ट ऑफ ऑल, 10⁻⁻38। सोचो इससे कंपेयर करो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस से, तो कितना वीक हुआ? 10⁻⁻38 टाइम्स, राइट। इनफाइनाइट, क्योंकि हम लोगों ने कहा ना अर्थ और मून के बीच में, मून और अर्थ के बीच में काम करने वाला फोर्स कौन सा है हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ऑल ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स आर ऑब्जर्विंग दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये बहुत जरूरी भी है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो हम बॉल फेंकेंगे और वो बॉल कभी नीचे नहीं आएगी। ऐसा होगा ना। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। एक और टर्म निकल कर आती है फिजिक्स में, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। क्या है ये मतलब? इस बात का मतलब ये है कि सारे के सारे साइंटिस्ट ने हमेशा कोशिश करी कि जितने भी गवर्निंग प्रिंसिपल हैं वो किसी भी एक लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किए जा सके। यानी कि हर साइंटिस्ट ने कोशिश करी कि नेचर में होने वाले सारे फिनोमिनास को वो लोग एक फिजिकल प्रिंसिपल या एक एक्सपेरिमेंटल लॉ के हिसाब से एक्सप्लेन कर सके। कुछ लोगों ने कोशिश भी करी करने की, बट कुछ लोग नहीं कर पाए। तो यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस मतलब उन सबको एक फोर्स के थ्रू, एक थ्योरी के थ्रू, एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू प्रूव करने का अटेम्प्ट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। और यूनिफिकेशन के उल्टा क्या होता है? रिडक्शनिज्म, मतलब बाई पार्ट स्टडी। उसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ के पढ़ना। पहले देखते हैं यूनिफिकेशन ने क्या करा और किन साइंटिस्ट ने क्या क्या करने की कोशिश करी। तो सबसे पहले मैंने लिखा न्यूटन। सबको पता है न्यूटन ने अपनी स्टडी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। नंबर 1 वाज टेरेस्ट्रियल, नंबर 2 वाज सेलेस्टियल। मतलब
पृथ्वी पे होने वाली, अर्थ पे होने वाली सारी स्टडीज को बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल। उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी, जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स यूनिवर्स में लगते हैं, एस्ट्रोनॉमी में लगते हैं, उसको बोला हमने ये। और न्यूटन ने काफी हद तक अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू सब चीजों को एक्सप्लेन करने का कोशिश कर भी लिया था। बट ऐसा तो है नहीं कि हमने जो आज फिक्स कर लिया वही रहेगा। एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग। हमेशा साइंटिस्ट कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर कोई फिजिकल प्रिंसिपल है तो कल मॉडिफिकेशन करके कुछ और नया आ जाएगा, तो उसके बाद कई सारी चीजें और भी निकल कर आई। जैसे फेराडे ने करा इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक वेव्स को एक ही थ्योरम के थ्रू, एक ही न्यूमेरिकल फॉर्मूले के थ्रू, या कह सकते हैं एक प्रपोज थ्योरम के थ्रू इन दोनों को प्रपोज करने की कोशिश करी, ये भी पूरा कर पाए। फिर आए मैक्सवेल ने लाइट की डिस्कवरी करी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर आए हमारे आइंस्टीन का अटेम्प्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और काफी हद तक आइंस्टीन के अटेम्प्ट के थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को वो सॉल्व कर भी पाए, बट अल्टीमेटली वो एंड तक उसको लेके नहीं जा पाए ड्यू टू हिज ओन हेल्थ एंड सम अदर फैक्टर्स। लेकिन कोशिश क्या थी कि वो न्यूटन द्वारा दिए हुए ग्रेविटेशन लॉ को और बाद में जो निकल कर आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उन दोनों को यूनिफाई कर सके। बट अभी भी ऐसा नहीं हो पाया है। आज भी साइंटिस्ट किसी एक कॉमन फिजिकल प्रिंसिपल की तलाश कर रहे हैं जिससे पूरी की पूरी फिजिक्स को एक साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर आप वो लॉ निकाल सकते हैं तो मेरा यकीन मान लिए आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। कोशिश कीजिए अगर आप पूरी की पूरी फिजिक्स को एक ही फिजिक्स के फिजिकल लॉ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकें। क्या हुआ यूनिफिकेशन, कि सारे के सारे गवर्निंग लॉस को एक प्रिंसिपल के थ्रू एक्सप्लेन करना, और इसका अपोजिट रिडक्शनिज्म, जिसका मतलब बाई पार्ट स्टडी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, बहुत बड़ी एक थ्योरम को, प्रपोज थ्योरम को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दो और उनके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस को अप्लाई करो एंड पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब लास्ट देखते हैं फिजिक्स में एग्जिस्टिंग हमारे सारे के सारे लॉज, बहुत जल्दी से। आइए चलिए जल्दी से देखते हैं इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। हमारे फिजिक्स में 4 लॉ काम करते हैं मेजरली: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑल्दो हम इन चारों लॉज को अभी आने वाली पूरे 11th क्लास में एक एक चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे, बट फिर भी फॉर अ क्विक रिव्यू मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या होते हैं। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाम से ही पता लग रहा है कि दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी का क्या होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे हम रोटी खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है काम करने की, गाड़ी के अंदर फ्यूल डालते हैं तो गाड़ी को एनर्जी मिलती है रोड पे चलने की। दैट मीन्स एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का भी यही बात है, जितना भी यूनिवर्स में चार्ज है उसका एल्जेब्रिक सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या लिखा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में जितना भी चार्ज है उसका एल्जेब्रिक सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कभी भी चार्ज अनबैलेंस नहीं होगा। जब भी अनबैलेंस होगा तभी आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस महसूस होगा। करंट लगता है ना, तो करंट तभी लगता है जब हमें चार्ज डिसबैलेंस हो जाता है। अगला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कह रहा है, इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि काम करने वाले एक्सटर्नल फोर्स का सम 0 है, किसी भी बॉडी पे अगर इस बॉडी पर 20 फोर्स काम कर रहे हैं, 1 2 3 4, इन सब का अगर समीशन 0 के इक्वल है, दैट मींस टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये तीसरा फोर्स है, तीसरा प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें हम क्या कह रहे हैं, अगर किसी बॉडी पे काम करने वाले एक्सटर्नल फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इज 0, तो सारे के सारे फोर्सेस का सम 0 है, देन लीनियर मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। लास्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम देखो, इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क, यहां टॉर्क आना है, इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क वर्किंग ऑन अ सिस्टम इज 0, समीशन ऑफ टी इज 0, सारे के सारा टॉर्क किसी बॉडी पे काम करने वाला 0 है, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा।
अगर यहाँ पर समझने में दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन कम मिल रही है, तो घबराने की बात नहीं है। हम लोग अपनी इस फिजिक्स की जर्नी में आने वाले 1 साल में इन सारे प्रिंसिपल्स को बहुत डिटेल में हर एक अलग अलग चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू स्टिल हैव सम क्वेश्चन, डू राइट अस ऑन आवर फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज। कीप लर्निंग।